आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से यानी मौलिक अधिकारों पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं जो स्लाइड्स के रूप में हैं और हम एक एक करके इन सभी पर बात करेंगे ताकि हर अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। या तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड पर चलते हैं पढ़ते हुए। तो पहला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ए, भारत सरकार और संसद। बी, राज्य सरकार और विधानमंडल। सी, सभी स्थानीय प्राधिकरण। और डी, गैर सहायता प्राप्त निजी सॉफ्टवेयर कंपनी। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी। और देखिए, स्पष्टीकरण कहता है कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में सरकार, संसद, स्थानीय निकाय ये सब शामिल है। ठीक है। निजी कंपनियां तब तक राज्य नहीं मानी जाती जब तक वो राज्य की एजेंसी के रूप में कार्य ना कर रही हों। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। तो अनुच्छेद 12 ये बताता है कि राज्य कौन है जी, और इसमें केंद्र और राज्य सरकारें तो हैं ही, साथ में पंचायतें या नगर पालिकाएं भी शामिल हैं। हाँ, और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मौलिक अधिकार हमें राज्य के खिलाफ मिलते हैं। अच्छा, तो ये स्पष्टीकरण साफ करता है कि एक प्राइवेट कंपनी मतलब वो राज्य नहीं है, इसलिए आप आमतौर पर उसके खिलाफ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। हाँ, अपवाद केवल तब है जब वो कंपनी सरकार के लिए या सरकार की तरह कोई काम कर रही हो। बहुत दिलचस्प। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला सवाल है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के तहत कानून नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। विकल्प हैं गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स और मेनका गांधी मामला। और सही जवाब है बी, केशवानंद भारती मामला। स्पष्टीकरण में लिखा है, केशवानंद भारती मामला 1973 में 24वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं है। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि संशोधन कानून नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो। ठीक है। तो सवाल ये उठा कि क्या संविधान में किया गया संशोधन भी इसी कानून की परिभाषा में आता है? अच्छा। केशवानंद भारती मामले में अदालत ने कहा कि नहीं, अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन की शक्ति है वो अनुच्छेद 13 के कानून से अलग और ज्यादा व्यापक है। लेकिन इसी मामले में बुनियादी ढांचे का सिद्धांत भी आया था जो बहुत जरूरी है। समझ गया। तो मतलब संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। एकदम सही। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तीसरा सवाल, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए, यूएसए, बी, यूके, सी, आयरलैंड या डी, कनाडा। इसका सही उत्तर है बी, यूनाइटेड किंगडम। व्याख्या में भी कहा गया है, कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नकारात्मक अवधारणा है जो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। हाँ, और इसमें यह भी लिखा है कि कानूनों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जी, ये दिलचस्प है कि इसे नकारात्मक अवधारणा क्यों कहा गया है। इसे नकारात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राज्य पर एक रोक लगाता है, एक तरह से मना करता है कुछ करने से। अच्छा। ये कहता है कि कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अमीर हो, शक्तिशाली हो, कोई भी विशेष नहीं है, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। समझ गया। ये मतलब किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकारों के अभाव की बात करता है। बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगला सवाल है, अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया गया है? और विकल्प है अनुच्छेद 16, 17, 18 और 23। इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 17। स्पष्टीकरण सीधा है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है, और ये एक निरपेक्ष अधिकार है। निरपेक्ष अधिकार, एब्सोल्यूट राइट का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि इस अधिकार पर कोई उचित प्रतिबंध या कोई एक्सेप्शन नहीं लगाया जा सकता। जैसे? देखिए, अन्य मौलिक अधिकारों पर
जैसे बोलने की स्वतंत्रता पर, देश की सुरक्षा या नैतिकता के आधार पर कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं। हाँ, लेकिन अस्पृश्यता के मामले में कोई अपवाद नहीं है। ये हर रूप में और हर हाल में प्रतिबंधित है। ये बहुत स्पष्ट है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। सवाल नंबर 5, अनुराधा भसेन बनाम भारत संघ 2020 मामले में सर्वोच्च न्यायालय में किसे मौलिक अधिकार माना? ए, इंटरनेट तक पहुंच, बी, संपत्ति का अधिकार, सी, हड़ताल का अधिकार या डी, विदेश यात्रा का अधिकार। सही जवाब है ए, इंटरनेट तक पहुंच। व्याख्या कहती है, कोर्ट ने माना कि इंटरनेट के माध्यम से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ए के तहत संवैधानिक रूप से सुरक्षित है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट का अधिकार अपने आप में एक अलग मौलिक अधिकार बन गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। न्यायालय ने यह नहीं कहा कि इंटरनेट एक अलग मौलिक अधिकार है। तो फिर क्या कहा? बल्कि ये कहा कि आज के जमाने में अपनी बात कहने और जानकारी पाने के लिए, मतलब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, इंटरनेट एक बहुत जरूरी माध्यम है। अच्छा, इसलिए इंटरनेट पर मनमाने ढंग से रोक लगाना अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन होगा। ये दिखाता है कि कैसे संविधान की व्याख्या समय के साथ बदलती रहती है। जी हाँ। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। छठा सवाल, किस ऐतिहासिक फैसले ने निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया? ये तो बहुत ही लैंडमार्क केस है। विकल्प है मेनका गांधी, के.एस. पुट्टास्वामी, ए.के. गोपालन और विशाखा मामला। और सही उत्तर है बी, के.एस. पुट्टास्वामी मामला। स्पष्टीकरण में लिखा है कि के.एस. पुट्टास्वामी 2017 मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से पुष्टि की कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का आंतरिक हिस्सा है। 9 न्यायाधीशों की पीठ, ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठता है तो बड़ी बेंच बैठती है। इस फैसले ने ये स्थापित किया कि निजता का अधिकार मतलब आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आपकी पसंद और आपके जीवन में सरकार की दखलंदाजी से सुरक्षा का अधिकार, वो अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में ही शामिल है। जी, ये एक मील का पत्थर फैसला था। निश्चित रूप से। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। 7वां सवाल, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A, 39A, 43B या 51A? इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 21A। और व्याख्या है, अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका मतलब शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। जी हाँ, पहले यह केवल एक नीति निदेशक तत्व था, मतलब सरकार के लिए एक लक्ष्य था, कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन 86वें संशोधन के बाद 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा पाना एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य मौलिक अधिकार बन गया। ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। 8वां सवाल, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है सलाहकार बोर्ड की राय के बिना? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने या 12 महीने? सही जवाब है बी, 3 महीने। और स्पष्टीकरण है कि अनुच्छेद 22(4) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। ये निवारक निरोध होता क्या है? ये सामान्य गिरफ्तारी से कैसे अलग है? देखिए, सामान्य गिरफ्तारी तब होती है जब किसी ने कोई अपराध किया हो। निवारक निरोध तब होता है जब सरकार को सिर्फ शक हो कि कोई व्यक्ति भविष्य में कोई अपराध कर सकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। ये तो बहुत सख्त कानून है। इसीलिए संविधान ने इसमें यह सुरक्षा कवच डाला है कि 3 महीने से ज्यादा रखने के लिए एक सलाहकार बोर्ड, जिसमें हाईकोर्ट के जज होते हैं, उसकी मंजूरी जरूरी है। ये संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। सवाल नंबर 9, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खानों में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? इसका सही उत्तर है बी, 14 वर्ष। और स्पष्टीकरण, अनुच्छेद 24 विशेष रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने से रोकता है। यहाँ खतरनाक रोजगार पर जोर दिया गया है। हाँ, अनुच्छेद 24 का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शोषण और खतरनाक परिस्थितियों से बचाना है। ये सीधे तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य और विकास से जुड़ा है
और यह सुनिश्चित करता है कि उनका बचपन सुरक्षित रहे। बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। 10वां सवाल, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? अनुच्छेद 25, 26, 29 या 19? सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 25। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अनुच्छेद 25 स्पष्टीकरण आई में साफ तौर पर कहा गया है कि कृपाण धारण करना सिख धर्म के पेशे का एक हिस्सा माना जाएगा। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 25 सभी को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। और संविधान निर्माताओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि सिखों के लिए कृपाण रखना उनके धर्म के पालन का एक अनिवार्य हिस्सा है और ये अधिकार सुरक्षित है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना समावेशी है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला सवाल है, टीएमए पाई फाउंडेशन मामला 2002 किस अधिकार से संबंधित है? ए, निवारण निरोध। बी, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। सी, समान नागरिक संहिता या डी, संपत्ति का अधिकार। सही जवाब है बी, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। और व्याख्या कहती है कि ये मामला अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्वायत्ता और राज्य विनियमन की सीमा से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसला है। तो ये मामला किस बारे में था? संस्थानों की स्वायत्ता का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक समुदायों को, चाहे वो भाषा के आधार पर हो या धर्म के, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। अच्छा। टीएमए पाई मामले में अदालत ने इस अधिकार के दायरे को स्पष्ट किया, जैसे कि वो अपने एडमिशन, फीस और कर्मचारियों की नियुक्ति को किस हद तक नियंत्रित कर सकते हैं और सरकार उन पे कितना नियमन कर सकती है। समझ गया। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। 13वां सवाल, हैबियस कॉर्पस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये बहुत ही शक्तिशाली चीज है। विकल्प है ए, हम आदेश देते हैं। बी, शरीर को प्रस्तुत करें। सी, किस अधिकार से? और डी, प्रमाणित होना। इसका सही उत्तर है बी, शरीर को प्रस्तुत करें। और स्पष्टीकरण है कि ये अवैध हिरासत के खिलाफ एक बचाव है, जिसमें अदालत हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण को बंदी को अदालत के सामने पेश करने का आदेश देती है। तो ये अवैध हिरासत के खिलाफ बचाव का क्या मतलब हुआ? में ले लिया है तो उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त इस रिट के तहत सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अच्छा। अदालत फिर हिरासत में रखने वाली एजेंसी से पूछेगी कि इस व्यक्ति को क्यों और किस कानून के तहत पकड़ा गया है। और अगर कारण सही नहीं हुआ तो? अगर कारण वैध नहीं है तो अदालत उसे तुरंत रिहा करने का आदेश देगी। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक है। ये तो बहुत शक्तिशाली उपकरण है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला सवाल, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के बीच मुख्य अंतर क्या है? ए, अनुच्छेद 32 का दायरा 226 से व्यापक है। बी, अनुच्छेद 226 का दायरा 32 से व्यापक है। सी, दोनों समान है। या डी, अनुच्छेद 32 केवल उच्च न्यायालयों के लिए है। सही जवाब है बी, अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 से व्यापक है। ये थोड़ा उल्टा लगता है। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति हाई कोर्ट से कम कैसे हो सकती है? नहीं, यहाँ शक्ति की बात नहीं बल्कि दायरे की बात है। अच्छा, कैसे? देखिए, अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है और ये सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर लागू होता है। ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य कानूनी अधिकार, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट या नियम का उल्लंघन, उसके लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए उसका दायरा मतलब विषयों के मामले में ज्यादा बड़ा है। अब ये स्पष्ट हुआ। चलिए अंतिम स्लाइड पर चलते हैं। 15वां सवाल, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? विकल्प हैं अनुच्छेद 14 और 19, अनुच्छेद 19 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 या अनुच्छेद 21 और 22? इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 20 और 21। और व्याख्या कहती है कि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के बाद अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, तो चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो, जीवन का अधिकार और अपराधों से संरक्षण का अधिकार हमेशा बना रहता है। जी हाँ। 44वें संशोधन से पहले की स्थिति अलग थी।
लेकिन 1975 के आपातकाल के अनुभव के बाद यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी परिस्थिति में राज्य किसी व्यक्ति से उसके जीवन का अधिकार मनमाने ढंग से नहीं छीन सकता और न ही उसे किसी अपराध के लिए मनमाने ढंग से दोषी ठहरा सकता है। बिल्कुल, यह लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी गारंटी है। तो इस सब का क्या मतलब है? इन सभी सवालों से गुजरने के बाद ये साफ है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने विस्तृत और महत्वपूर्ण हैं। हमने राज्य की परिभाषा से लेकर जीवन, निजता, शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को छुआ। बिल्कुल, हमने ये भी देखा कि कैसे अदालत की व्याख्याओं ने इन अधिकारों को समय के साथ और भी मजबूत और प्रासंगिक बनाया है। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात है। हमने देखा कि संविधान हमें कितने अधिकार देता है, लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि इन अधिकारों को असल में लागू करवाने में और इनकी रक्षा करने में एक नागरिक की क्या भूमिका है। सिर्फ अधिकारों को जानना ही काफी नहीं है, उनके प्रति जागरूक रहना और जरूरत पड़ने पर आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है।